कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारी आंखें एक्चुअली में नहीं देख पाती। वास्तव में पदार्थों के अंदर किस स्तर का, परमाणु स्तर का पुनर्विन्यास होता है, कैसे एक नए पदार्थ बन जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि परमाणु ना तो नष्ट होती है और ना ही कोई नई परमाणु उसमें जुड़ती है, बस उसके अंदर जुड़ने का तरीका बदल जाता है जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सारे चीज़ हम लोग विस्तार से आज की कक्षा में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं जिससे पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। कुछ कोड वर्ड जो समीकरण में यूज होते हैं जैसे कि GLS, इसका क्या मीनिंग होता है, वैज्ञानिक कैसे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका ढूंढे या फिर कैसे उसको लिखते हैं, ये वो भाषा है जो परमाणु आपस में बोलते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा विस्तार और अच्छे तरीके से, कैसे कोई अभिक्रियाएं ऊष्मा निकालती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आज का जो अध्याय है वो एक्चुअली में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने के लिए नहीं है। आज का अध्याय इसलिए है कि हम लोग जो हमारे जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो विज्ञान यूज होती है, जो हम लोग विज्ञान यूज करते हैं, उसको एक्चुअली खोजने की यात्रा है। लेकिन आज का अध्याय शुरू करने से पहले जीवन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स। You don't need to be better than anyone else, you just need to be better than you used to be। यानी कि आपको किसी और से बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने से पहले वाले स्वरूप से बेहतर बनने की ज़रूरत है। मतलब ये लाइन हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जो असली रेस है ना, वो किसी पड़ोसी या फिर किसी दोस्त या कोई टॉपर से नहीं है, हमारा रेस हमारे खुद से है। मतलब अपने आप को ही बेहतर बनाने वाला रेस है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है। आप ऐसे सोचो कि अगर आप दूसरे के मार्क्स को देख करके परेशान हो रहे हो कि अरे वो तो इतना अंक लाया, मेरे तो बहुत कम आए, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप मोटिवेटेड नहीं होगे, इवन आप फ्रस्ट्रेटेड होगे। मतलब और आपका टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और आप नीचे चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसा सोचो कि आज मैंने इतना पढ़ा तो कल 10 मिनट मुझे ज़्यादा पढ़ना है, फिर परसों और 10 मिनट ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके खुद में ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप खुद से ही बेहतर बनते जा रहे हो, रोज़ बेहतर बन रहे हो, एक कदम बेहतर बन रहे हो। यानी कि आप ऐसा सोचो कि अब अगर ये कोई टेस्ट एग्ज़ाम हुआ आपका और आपको 80 मार्क्स में 40 मार्क्स आए, तो आप नेक्स्ट टाइम सोचो, नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा मत सोचो कि 80 में 80 लाना है। नेक्स्ट बार आप ये सोचो कि हमको 80 में, इस बार 40 आया है, अगले बार 80 में 50 लाऊंगा। क्योंकि अचानक से आपको 80 में 80 नहीं आएगा, रोज एक कदम बेहतर बनाते जाओगे, अपने लिए एक कदम आगे बढ़ोगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो आज 80 में 40 लाए हो तो कल अगले टेस्ट में सोचो कि 80 में 50 लाऊंगा, फिर सोचो कि 80 में 60 लाऊंगा। इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपने आप से ही रेस कर रहे हो और अपने आप को ही बेहतर बना रहे हो। ये एक हेल्दी कंपटीशन का निशानी है, यानी कि आप खुद को ही बेहतर बनाने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो। तो ये दिमाग में, ये बात आज अपने दिमाग में याद रखो कि दूसरों से आप कंपेयर मत करो अपने आप को, दूसरों के प्रोग्रेस को देखो, उससे सीख लो, लेकिन अपने आप को उससे कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को बेहतर बनाओ। आप ये सोचो कि कल से मैं आज बेहतर बना कि नहीं, कल जो भी मैं था आज उससे बेहतर बना कि नहीं। यानी कि रोज आपको 1% अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आप ऐसा हमेशा करते रहोगे ना, तो 1 साल बाद आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। आपके खुद में आपको इतना ग्रोथ दिखेगा कि आप खुद ही अपने आप को बोलोगे कि ये कैसे इतना बदलाव आ गया। इसी बात पे मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट बीच पे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो रासायनिक समीकरण क्या होता है और संयोजन अभिक्रियाएं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और हिंदी में संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो
क्लास शुरू करने से पहले आपसे प्रीवियस क्लास में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उस क्लास का आंसर आज आपको देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में पूछे थे कि जिंक को HCl में डालने पर बुलबुले बनते हैं। ये आपके बोर्ड में पूछता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, कथन और कारक वाला फॉर्म में आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। जिंक को HCl में डालने पर बुलबुले बनते हैं, ये क्या बताया, कथन बताया। और कारण इसका क्या बताया, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो इसमें सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। तो सही ऑप्शन ए है। कैसे, ए में बोला कि ए और आर दोनों सही हैं, व आर ए की सही व्याख्या है, जो कि बिल्कुल सही है। देखो, ए जिंक को जब HCl में, आपको एक्सपेरिमेंट जो प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जिंक में जब हम HCl डालेंगे या H2SO4 डालेंगे, पतला HCl या H2SO4 डालेंगे तो क्या होता है, उसमें बुलबुले बनता है। ये आपको बताए थे। रीजन क्या बताया, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है इसीलिए वो बुलबुले बनता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों कथन सही है, बल्कि और ये भी सही है कि आर ए की सही व्याख्या है। तो ये कथन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है। पहला सेंटेंस तो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट क्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या है। बुलबुले बनने का रीजन ही है कि वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसीलिए बुलबुले बनता है, ठीक है। ए सही है पर आर गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ए सही है और आर भी सही है। ए गलत है पर आर सही है, ये भी गलत है, क्योंकि ए तो बिल्कुल सही है कि जिंक में हम HCl डालते हैं तो बुलबुले बनता है, ये बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और इसका इक्वेशन क्या था, जिंक जब HCl से रिएक्ट करेगा, जब हम जिंक में HCl डालेंगे तो क्या होगा, जिंक छोटा छोटा, आपको एक्सपेरिमेंट बताए थे ना कि एक फ्लास्क में जब हम जिंक दाने, गेहूं के दाने के बराबर जिंक लेंगे और उसमें पतला HCl या H2SO4 दोनों में से कोई भी यूज करोगे, डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सॉल्ट बनेगा। HCl के केस में जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस एस्केप करेगा, जिसकी वजह से ये बुलबुले बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 संकेत उदाहरण सहित लिखिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के 4 संकेत के उदाहरण सहित लिखने हैं। मतलब वो 4 संकेत क्या क्या है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पदार्थ की ठोस, यानी कि पदार्थ जो होता है वो ठोस है तो द्रव्य में बदल जाता है, द्रव्य है तो गैस में बदल जाता है, या द्रव्य है तो ठोस में बदल जाता है। ये स्थिति होती है तो हमको पता चलता है कि परिवर्तन हुआ है। तो कैसे, पहले अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड, याद है व्हाइट कलर का पाउडर, अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते थे सीधे गैस पे तो वो क्या बनाता है, गैस बन जाता है। उसको अमोनियम क्लोराइड को एक फ्लास्क में लेकर के जब बंसन बर्नर से गर्म करेंगे तो सॉलिड फॉर्म का पाउडर, वो ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, यानी कि उसका अवस्था परिवर्तित हो गया। तो हमको समझ में आया कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, मोमबत्ती जब जलाते हो तो क्या होता है, ठोस मोमबत्ती द्रव्य में बदल जाता है, फिर गैस में बदल जाता है। तो क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो हमको पता चला क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। ये आपकी रोजमर्रा वाली जिंदगी वाली है, जो आप रोज मोमबत्ती जलाते ही हो, मैक्सिमम केस में देखे ही होगे, दीपावली में देखे होगे कि मोमबत्ती जलती है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो ये नोटिस करना, जलाना वो पहले द्रव्य में कन्वर्ट होता है, उसका देखते होगे ना, टपकता रहता है, फिर धीरे धीरे वो वेपर बन के उड़ जाता है, नहीं कि गैस बन के उड़ जाता है, यानी कि उसकी अवस्था बदल गई। दूसरा एग्जाम्पल है, नहीं दूसरा है रंग में परिवर्तन, यानी कि रंग में भी परिवर्तन हुआ तो आप समझोगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। तो उसमें पदार्थ का रंग अपने आप बदल जाए तो यह नया पदार्थ बनने का संकेत है, यानी कि उसका रंग अपने आप बदल गया। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ, लोहा, भूरे रंग का लोहा जब उसमें जंग लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल भूरे कलर का ऑक्साइड्स बना जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, उसमें बदल जाता है, ठीक है। कच्चा आम जब पक जाए तो वो पीला कलर में हो जाता है, तो रंग बदल गया। तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, यानी कि अभिक्रियाएं उसमें पक्का हुई। कच्चा केला पक गया तो कैसा कलर हो गया, पीला कलर में हो गया, तो वो भी रासायनिक अभिक्रियाएं का एक संकेत है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान बुलबुले निकलना या आवाज आना, तो समझो कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई। उदाहरण पे अभी जो बताया, जिंक और अल्म में, जिंक को अल्म में डालने पर हाइड्रोजन गैस बनती है जो बुलबुले टाइप का निकलता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो आपके घर में यूज होता है, उसमें अगर आप सिरका डालोगे तो CO2 गैस बुलबुले के फॉर्म में निकलेगी। तो आप समझो कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। चौथा है तापमान में परिवर्तन। ठीक है, जब तापमान में भी परिवर्तन होगा तब भी हमको पता चलेगा कि अभिक्रियाएं हुई है। कैसे तापमान में? वही जिंक वाला एक्सपेरिमेंट, जब जिंक में HCl डालेंगे तो क्या होगा, आप जब उसको उसका फ्लास्क टच करके देखोगे तो वो आपको गर्म लगेगा। तो यानी कि तापमान बदल गया, यानी कि पहले नॉर्मल तापमान था, उसमें अब गर्म लग रहा है, यानी कि तापमान चेंज हुआ। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निकलना या ऊष्मा का अवशोषण दोनों होता है। यानी कि अभी जिंक वाला जो है वो ऊष्मा निकलता है इसमें, जिसकी वजह से आपका फ्लास्क गर्म हो जाता है। दूसरा है पोटासियम नाइट्रेट को जब आप पानी में घोलोगे तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है, यानी कि पूरा ठंडा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये मतलब तापमान का में परिवर्तन हुआ, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो आपको क्या पता चला कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। तो ये चारों पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ क्लियर है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आप समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो अब आपका जानने का बारी है कि समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं को शब्दों के बजाय रासायनिक सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने का एक तरीका है। मतलब आप ऐसे सोचो कि किसी भी चीज को बहुत लंबा लिखने पे कितना मेहनत लगता है ना, कि जैसे आपको लिखना है, जैसे अब ऐसे लिखना है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो उसका उत्पाद क्या होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आप लिखोगे। तो बहुत लंबा नहीं हो गया। तो वैज्ञानिक लोग क्या किए कि ठीक है भाई, इतना लंबा बार बार हमको ये चीज यूज करना पड़ता है, बार बार हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, और बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा तो बहुत भारी हो जाएगा। तो वही वो रासायनिक समीकरण को लाया कि कोई भी चीज को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के बजाय हम उसको क्या किए, सूत्रों में कन्वर्ट कर दिए। तो वो हो गया मेरा रासायनिक समीकरण। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे अभी बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, लंबा बड़ा लिखने में क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर मतलब अभिकारक, यानी कि उत्पाद जो भी आपका है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिकारक हुआ। इधर साइड वाला अभिकारक होता है, इधर साइड वाला उत्पाद होता है। ये भी आपको आगे बताएंगे, पहले बस ये समझो कि ये शब्दों में लिखा गया, जो कि बहुत ही लंबा पड़ा। आपको भी कोई चीज लंबा पड़ा, जैसे कि आप किसी का नाम लेते हो, किसी का नाम है, कोई अपना, अभी किसी को देखे होगे अपना पूरा दादा परदादा का नाम भी टाइटल के साथ ऐड करते हैं। तो लोग उसको क्या करते हैं, क्लास में उसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उतना लंबा नाम बोलना उसको भारी लगता है ना, और लेंदी भी रहता है। वही यहाँ पे भी है कि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, बहुत ही लेंदी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही टाइम लेता था, बहुत ही समय खाता था। तो वैज्ञानिक लोग इसको क्या किए, सूत्रों में कन्वर्ट कर दिए। पहले शब्दों में भी क्यों लिखना, तो इसको सूत्रों में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, उस सूत्र में जो कन्वर्ट किए उसको हम बोलते हैं सांकेतिक या कंकाल समीकरण। इसको यानी कि ये शब्द में नहीं, सूत्रों में, यानी कि बताया गया कि मैग्नीशियम को हम कैसे लिखेंगे सूत्रों में, Mg की तरह। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, O2 की तरह। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना क्या लिखेंगे, MgO। यानी कि इस फॉर्म को हम क्या बोले, कंकाल समीकरण या सांकेतिक समीकरण। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। इसको क्या बोले, कंकाल समीकरण या सांकेतिक समीकरण। यह केवल अभिकारकों और उत्पादकों को सूत्रों में दिखाता है। इसे कंकाल समीकरण यानी कि कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह अभी संतुलित नहीं है, यह अभी संतुलित नहीं है, मतलब ये अभी आगे बता रहे हैं कि संतुलित का क्या मतलब है। ठीक है, देखो रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका पहले समझो। एक है अभिकारक को समीकरण के बाएं भाग में लिखते हैं। अभी आप देखें, प्रीवियस देखें, ये जो हम सांकेतिक या कंकाल समीकरण लिखे, इसमें क्या है, अभिकारक जो है वो बाएं की तरफ लिखे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं LHS। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं LHS और हिंदी में बोलते हैं बाएं तरफ लिखे। ठीक है, और दूसरा क्या है,
दूसरा क्या है, उत्पाद, जो दाएं भाग में लिखा जाता है। एक अभिकारक हुआ जो बाएं भाग में लिखा जाता है, एक होता है उत्पाद जो दाएं भाग में लिखा जाता है। और जब हम दोनों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिखे Mg + O2, ये बनाया, क्या बनाया, MgO, ये बनाया ना। तो ये पोर्शन आपका क्या हुआ, ये पोर्शन हुआ आपका अभिकारक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ये हुआ उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट बोले, ठीक है। अब देखो, जब हम इस दोनों को दर्शाते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं, तो इस दोनों को लिखने के लिए हम बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये जोड़ का चिन्ह इस दोनों को दिखाने का तरीका है, हम इसको ऐड करके दिखाते हैं, प्लस साइन से दिखाते हैं। और ये फिर जब इसका जो उत्पाद निकला, यानी कि जो प्रोडक्ट निकला, उसको हम इस तीर से दिखाते हैं, ठीक है। ये तीर जो है वो अभिकारक की दिशा बताता है, यानी कि अभिकारक से वो उत्पाद में कन्वर्ट हुआ, तो ये तीर उसके लिए यूज होता है। तो ऐसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ऐसे वैज्ञानिक रासायनिक समीकरण को लिखने का एक तरीका पता है। कोई भी चीज को एक रूल फॉलो करना पड़ता है ना, कि इसी रूल से उसको लिखा गया, क्योंकि कोई इतना बैठ के सोचा आपके लिए और फिर आप उसको अपने से कुछ भी बना दोगे तो गुस्सा लगेगा ना। आप कोई भी चीज बहुत ही प्यार से सोच करके बनाते हो, अगर उसको कोई दूसरे तरीके से ढंग से बना देगा, तो कोई भी पेंटिंग आप बहुत ही अच्छे से किए, उसमें कुछ और भी जोड़ के खराब कर देगा तो आपको बुरा लगेगा ना। वैसा ही कुछ है। तो वैज्ञानिक लोग बेचारे इतना सोच करके आपको ये समीकरण दिए कि इस ही फॉर्मेट में आपको ये समीकरण लिखना है। तो ये हुआ इधर का अभिकारक, इधर हुआ उत्पाद। और अभिकारक को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, बीच में ये प्लस यूज करते हैं, और जब उत्पाद निकलता है प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए ये एरो यूज करते हैं, ठीक है, जो कि अभिकारक की दिशा बताती है। आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सिद्धांत है जो आप 9th क्लास में एक्चुअली पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित कुल द्रव्यमान बराबर होते हैं किसके, उत्पाद में उपस्थित कुल द्रव्यमान के, ठीक है। इसीलिए समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे सोचो कि आप 2 किलो चावल बनाए अपने घर में, 2 किलो चावल बनाए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप 2 किलो चावल बनाए तो वो 1 किलो बन गया, नहीं होगा ना। 2 किलो चावल बनाए तो वो 2 किलो ही रहेगा। आप तिल का लड्डू बनाए, जिसमें आप 250 ग्राम तिल डाले और 250 ग्राम क्या डाले, गुड़ डाले, दोनों मिला करके बनाए। तो बनने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो 250 ग्राम तिल 250 हो जाएगा, सॉरी 250 और 250 ग्राम एक ही है। 250 ग्राम तिल आपका आधा किलो हो जाएगा, या फिर 250 ग्राम गुड़ आपका आधा किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। बनने के बाद भी वो वही क्वांटिटी में रहेगा। तो उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि कोई भी चीज संतुलित होगी, जितना मात्रा आप यूज किए हो बनाने से पहले, बनने के बाद भी वो सेम मात्रा में होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं इसका, जैसे कि ये है, जिंक रिएक्ट किया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि पतला सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 और H2। अब इसमें देखो ये सारा संतुलित है, क्यों, आप इसको ऐसे देख लो, क्या क्या है इसमें, Zn है, जिंक है, हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। आपका जो अभिकारक यानी कि लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में आपका जो है ये इतना चीज है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, और दाएं साइड में भी यही चीज है, ठीक है। आप ऐसे बना लो, बाएं और दाएं, ठीक है। अब देखो बाएं साइड में आपका कितना है, एक जिंक है, लिख दो, ठीक है। दाएं साइड में भी आपका एक ही जिंक है, देखो यहाँ पे एक ही जिंक है ना, तो लिख दो। हाइड्रोजन बाएं साइड में कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो लिख दो, ठीक है। दाएं साइड में कितना है, ये भी 2 ही हाइड्रोजन है, लिख दो। फिर यहाँ पे सल्फर देखो, बाएं साइड में भी एक है और दाएं साइड में भी एक है, दोनों साइड एक एक है, बराबर। ऑक्सीजन बाएं साइड में भी 4 है, ठीक है, और दाएं साइड में भी 4 है। तो ये एक तरह का
संतुलित समीकरण है। यहाँ पे दोनों साइड, मतलब दोनों आपका बाएं और दाएं दोनों साइड में आपकी क्वांटिटी जो है वो बराबर है, यानी कि संख्या जो है वो बराबर है। यही एक्चुअली में ये सिद्धांत है संतुलित रासायनिक सिद्धांत की, कभी भी कोई भी किसी भी क्वांटिटी बदलती नहीं है। जो भी चीज आप जितना मात्रा में यूज की हो, बनने के बाद भी वो उतना मात्रा में ही रहेगी। अगर नहीं है तो आपको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है संतुलित समीकरण है, जो आपको उदाहरण दिया गया, ये संतुलित समीकरण है। तो अब चलिए देखते हैं असंतुलित समीकरण के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर असंतुलित समीकरण है तो उसको हम संतुलित कैसे करें। तो चलिए अब उसको संतुलित, किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करें अगर वो असंतुलित है, तो वो सीखेंगे। जैसे ये समीकरण देखिए, इसमें क्या है, आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर से, आयरन अभिक्रिया किससे कर रहा है, वाटर से। और क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये आप पढ़े हो, ठीक है, वो जंग लगने वाला फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि ये जो हम पूरा इसमें आपको बना के दिए हैं, इसको हम आपको उसी पेज में समझा देते हैं, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना बताने से हम यहीं पे इसी पेज में आपको समझाते थे। किसी भी समीकरण को संतुलित करने से पहले हम पहले देखेंगे कि वो समीकरण संतुलित है कि नहीं है, मतलब वो संतुलित है कि असंतुलित है। तो इसका आप ऐसे कॉलम बना लेना, जैसे ये बनाए ऐसे कॉलम बना लेना, ठीक है। ये बाया हुआ और दाएं, ऐसे लिख लेना, ठीक है। LHS RHS लिख लेना। अब जो है आप उसको लिख दो, जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 चीज है इसमें, और कोई चीज नहीं है। तो जितना भी है, जो जिस मात्रा में है, आप बस उसको लिख दो। देखिए जैसे आयरन है, बाएं साइड में आयरन कितना है, यहाँ पे देख लो, एक ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ही है, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। और दाएं साइड में आयरन कितना है, देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाएं साइड में कितना है, 2 है, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया। और हाइड्रोजन दाएं साइड में कितना है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का लिख लो, यहाँ पे 1 है, दाएं साइड में 1 है, और बाएं साइड में कितना है, 4 है, लिख लो, लिख दिया। तो ये तो पता चल गया कि ये आपका जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो आपको इसको संतुलित करना है। पहले आप इस तरह से कॉलम बना लेना, टेबल बना लेना, ताकि आप बीच में भटको ना। ये बनाने से आप आराम से इसको ट्रैक कर सकते हो ना कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाना, तुक्का लगा के करेंगे कि कैसे हम इसको संतुलित कर सके, ठीक है। तो जब भी आप शुरू करो ना, कोई भी चीज को, किसी भी समीकरण को संतुलित करना शुरू करो, तो आप सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर जो है उसको पिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। आप इस टेबल को देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर हमको 4 दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसी को लेके चलेंगे, तो हमको आसान होगा, क्योंकि वैसे भी ये तुक्का वाला मेथड है कि आपको तुक्का लगाना कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हुआ तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम चलो शुरू किए बड़े वाले नंबर से, तो उससे आपको आसानी होगी। तो बड़ा वाला नंबर किसका है, ऑक्सीजन, वो भी दाएं साइड में बड़ा नंबर है। तो ये दाएं साइड में जो ऑक्सीजन 4 है, तो हमको बाएं साइड में भी ऑक्सीजन 4 चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पे आप 4 से गुना कर दो, इस इक्वेशन में 4 से गुना कर दो। कभी भी 4 यहां मत कर देना, ये गलत तरीका है। सब चीज का एक रूल्स होता है, एक रूल्स फॉलो करना होता है ना। तो ये यही रूल्स है कि आपको यहाँ पे नहीं 4 गुना करना है, ठीक है। ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको जब भी यहाँ पे चाहिए तो पहले आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 गुना किए, तो यहाँ पे जो हम 4 गुना किए उससे क्या हुआ आपका, देखो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखो 4 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, तो 4 गुना 1 क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे कर दो आप 4। अब देखो ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों साइड, इधर भी 4 इधर भी 4। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन भैया हाइड्रोजन बढ़ गया। कैसे, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन 4 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से 2 था, तो 4 गुना 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन 8 बढ़ गया, ये बवाल है। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, उधर 8 बढ़ा पड़ा है। यानी कि जो भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी यहाँ गुना करोगे इस नंबर को पाने के लिए, वो दोनों में गुना होगा, एक में गुना नहीं होगा।
यही रूल है, ये दोनों में गुना होगा। तो ये जो 4 हुआ, ये ऑक्सीजन सिर्फ 4 नहीं हुआ, ये आपका हाइड्रोजन से भी गुना होगा, यानी कि हाइड्रोजन के पास पहले वहां पे 2 गो हाइड्रोजन था, 4 लिखने पे कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। अब उधर 8 है, इधर 2 ही है, बड़ा नाइंसाफी। तो अब उनको इसको 8 करना पड़ेगा ना, तो कैसे करोगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो। जब भी किसी भी चीज को हमको बढ़ाना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 गुना करोगे तो कितना होगा, 4 × 2 8 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित, बचा क्या, आयरन, आयरन बच गया, क्योंकि आयरन दाएं साइड में 3 है और बाएं साइड में कितना है, 1 ही है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करोगे, इसमें तो बहुत आसान है भैया, इधर 1 ही है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 से गुना कर दो, ठीक है, 3 से गुना कर दो, तो ये क्या हो गया, ये भी 3 हो गया आपका असंतुलित समीकरण संतुलित हो गया। बहुत आसान है, कोई इसमें चिक वाला, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं, कोई भी बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको ये समीकरण अच्छे से लिखना है और समीकरण में जो भी तत्व हैं उसको टेबल बना लो, उस तत्व को लिख दो और LHS और RHS में जितने भी नंबर है बस आपको उतार देना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेकर के चलना है। उसको लेकर के चलने से ये होगा ना कि आप कंफ्यूज कम होगे और आपको आप अपने रिजल्ट में जल्दी पहुंचोगे, ऐसे मतलब उलझ जाओगे, ठीक है। वैसे भी ये हिट एंड ट्रायल है, यानी कि तुक्का वाला है, तो आप किसी भी मेथड से चलो, लेकिन अगर बड़े नंबर से लेकर के चलोगे तो आप आसानी से अपने उत्तर को पालोगे, ये है, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है, इसमें जो ये सब है वो वही है जो अभी आपको हम इधर बताए संतुलित करके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर इसी तरह से टेबल बना करके लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब चले, अब रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं जो होती है, हम बोले थे ना कुछ संकेत होते हैं रासायनिक समीकरण में। समीकरण को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम संकेत को यूज करते हैं, ताकि फुल एड्रेस बोलते हैं, जैसे कि अगर आपको आपके घर में किसी को पहुंचना है तो आप अगर आधा अधूरा उसको पता दोगे तो वो भूल जाएगा ना। अगर आप उसको प्रॉपर पता दोगे कि मेरा घर यहाँ है, मेरे फादर का नाम ये है, तो वो आराम से पहुंच पाएगा। अब सिर्फ आप उसको अपने फादर का नाम दे दियो, गांव का नाम दे दियो, पिन कोड डाले ही नहीं हो, तो बेचारा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा। तो थोड़ा कम पता रहा ना, तो पता अच्छे से लिखोगे तो कोई भी सामान आपके पास इजिली पहुंच जाएगा, लोगों को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल वही वाला केस है कि कोई भी समीकरण हम लिखते हैं ना, तो आधा अधूरा समीकरण लिखेंगे तो हमको पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। जब हम उसको पूरे अच्छे से लिखेंगे तो उसके बारे में पूरा कुंडली पता चल जाएगा कि भैया ये है, ये है, तो वही है। ये जो सांकेतिक यानी कि ये जो संकेत हैं जो भौतिक अवस्थाएं बताती है, जैसे कि ये एस का मतलब हुआ ठोस, सॉलिड। अगर किसी इक्वेशन में किसी कोई भी तत्व के साथ एस जुड़ा हुआ है तो समझो कि वो ठोस है, एल जुड़ा हुआ है तो यानी कि वो द्रव है, जी जुड़ा हुआ है तो यानी कि वो गैस है, और AQ जुड़ा हुआ है तो यानी कि वो जलीय घोल है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपके किसी भी समीकरण को पूरी तरह से उसका कुंडली बता देता है, पूरी तरह से उस समीकरण का कुंडली पता कर देगा। जैसे कि अब इस समीकरण को देखो, आयरन हाइड्रोजन जो अभी हम लोग बैलेंस किए पीछे वही वाला है, तो इसका पूरा कुंडली हमको कैसे बता रहा है कि आयरन किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। ये जो समीकरण आपस में अभिक्रियाएं कर रहा है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है, जो तत्व है जो आपस में अभिक्रियाएं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको कुंडली बताया। कैसे, आयरन किस अवस्था में कर रहा है अभिक्रिया, सॉलिड अवस्था में। वाटर पानी किस अवस्था में अभिक्रिया कर रहा है, लिक्विड अवस्था में। फिर फेरस ऑक्साइड जो बना आपका वो किस अवस्था में बना, सॉलिड अवस्था में, यानी कि ठोस बना। फिर आपका जो हाइड्रोजन बना वो किस अवस्था में बना, गैस अवस्था में बना। तो यानी कि ये इक्वेशन का एक्चुअली पूरी तरह से आपको कुंडली बताया। तो ये एक्चुअली जो है भौतिक अवस्थाएं, वो इक्वेशन का फुल एड्रेस, ये समझो फुल एड्रेस बताया। कोई भी चीज का फुल एड्रेस देने से कोई भी चीज आपको इजिली, कोई भी आदमी आपके घर पे इजिली पहुंचेगा। वही ये इक्वेशन का फुल एड्रेस के लिए पूरा आपको सब चीज बताने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब देखिए कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीज सीखा होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। परमाणु ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं।
कोई भी परमाणु मिश्रण से बाहर नहीं जाता और ना ही बाहर का कोई परमाणु मिश्रण के अंदर आता है, मतलब अभिक्रिया के दौरान उसमें नहीं आता है। तो वास्तव में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के बीच मौजूद रासायनिक बंध टूटते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बीच में जो परमाणु रहते हैं उसके बीच में जो अभिक्रियाएं होती है तो उसके बंध टूटते हैं और फिर इन्हीं परमाणुओं से नए बंध बनते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। ध्यान रहे, परमाणु की पहचान वही रहती है, केवल वो कैसे जुड़े हैं वो बदल जाता है। तो समझ में ये चीज आप कक्षा 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो होता है, कोई भी बाहर से कोई परमाणु अंदर नहीं आता और ना ही अंदर का कोई परमाणु बाहर जाता है। बस क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं जिस परमाणु के बीच में हो रही है उसके बीच के बंध टूटते हैं और वो नए तरीके से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्वभाव जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज परमाणुओं की पहचान वही रहती है, केवल क्या होता है कैसे वो जुड़े हैं वो बदल जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पदार्थ जो है दिखते हैं वो बस बदलता है, पर परमाणु वही रहते हैं। परिवर्तन इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध जुड़ते हैं, मतलब पुराने बंध टूट करके वो नए तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, यही बंध परिवर्तन पदार्थों की प्रकृति को बदल देता है। इसी वजह से जो नए पदार्थ बनते हैं उसका जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब आपस में वो अभिक्रियाएं करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो क्या बनाता है, वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैसियस अवस्था में है, मतलब वो गैस की अवस्था में है, और ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक गैस की अवस्था में। और बनती क्या चीज है, नई चीज बनती है, जो पानी होता है, जल होता है, जो कि मतलब लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका स्वभाव अलग होता है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए यहाँ पे परमाणु तो सेम ही है, परमाणु सेम है, बस ये इसका जुड़ने का तरीका अलग हो गया, जिससे वो नए पदार्थ को बनाया और जिसका नेचर मतलब स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। वो दो गैस से एक द्रव्य बन गया, मतलब दो गैस परमाणु से एक द्रव्य का निर्माण हो गया, मतलब नए तरीके से वो जुड़ के बन गया। ठीक है, तो इसका बताने का सेंस ये था कि अब आप समझोगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानना है हम लोगों को, इसीलिए वो आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, यानी कि रीअरेंजमेंट होता है, पदार्थों का पुनर्विन्यास होकर के वो बनते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य कार्य क्या शामिल होता है, पुरानों बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना। ये दो चीज इसमें मुख्य होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो अब समझिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट है, एक प्रकार है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, नाम ही है संयोजन, मतलब संयोज करके, तो मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई भी चीज को कंबाइन करना, कोई भी चीज को संयोजन करना। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करके कुछ नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, कुछ नए पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। विशेषता क्या है इसमें, अभिकारकों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब अभिकारकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, उत्पाद केवल एक होंगे, मतलब इसका खासियत क्या है कि उत्पाद जो होगा इसमें सिर्फ एक ही होगा। आमतौर पर गर्मी निकलती है और इस अभिक्रिया में क्या होगी, आमतौर पर आपको इसमें गर्मी निकालेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जनरली होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग पहले क्लास में पढ़े कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और साथ में क्या बनाता है, बहुत सारा एनर्जी जनरेट करता है, बहुत सारा ऊष्मा जनरेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ऊष्मा छेपी भी बोलते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, मतलब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अभी आगे बताएंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अभी बस आप इसका एग्जांपल देख लो।
कि संयोजन अभिक्रिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब चूना को पानी से रिएक्ट कराएंगे, मतलब अभिक्रिया कराएंगे, तो उसमें क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, निष्कर्ष क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नहीं बदलते हैं, इसमें कोई परमाणु आपको नहीं बना, जो भी परमाणु है वही परमाणु मिलकर के बना है, तो इसमें कभी भी परमाणु नहीं बदलते, केवल उसका जुड़ना और टूटना बदल जाता है ना। और क्या है, तो इसमें नए पदार्थ बनने का कारण क्या होता है कि बंधों का टूटना होता है और नए बंधों का निर्माण होता है, मतलब पुराने बंध टूटते हैं और उसमें क्या होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या खासियत है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे जिसमें एक ही उत्पाद बनाएगा। जैसे अभी आप एग्जांपल देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रियाएं करता है तो क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और वाटर, पानी, जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, जो और साथ में ऊर्जा। और ये सब रिएक्शंस में क्या, ये सब अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारा ऊष्मा जनरेट होता है, इसको हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस भी बोलते हैं, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए उसका, ठीक है, चूना और पानी को जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखिए, मतलब क्रियाकलाप के तौर पे देखिए, जो आपके बुक में 1.4 में है शायद। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और चूंकि इसमें एक ही उत्पाद निकलता है इसीलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का क्या परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद को उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो ये एक तरह का संयोजन अभिक्रिया भी है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। ठीक है, और आप इसमें देखोगे जब आप इसमें पानी, जैसे ही ये पानी के संपर्क में आएगा तो ये बहुत सारा ऊष्मा जनरेट करेगा, बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये स्पष्ट उदाहरण है इसका। ठीक है, तो इसमें आपको आवश्यक सामग्री, जो भी आपको क्रियाकलाप के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि एक साफ बीकर ले लीजिए, ठीक है, एक चम्मच कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, थोड़ा उसमें पानी ले लीजिए, और फिर कांच को हिलाने वाली छड़ ले लीजिए। ये सारे चीज आपको, ये सारे सामग्री लेने पड़ेंगे इस क्रियाकलाप को करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें सुरक्षा, मतलब आपका सुरक्षा उपाय होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अपना सुरक्षा ले लो, जो भी, जैसे सुरक्षा में जैसे दस्ताने हुए, चश्मा हुआ, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब अभिक्रिया हो तो कोई भी दुर्घटना होने की संभावना ना हो, उससे आप बचे रहें। ठीक है, अब अभिक्रिया की शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे आप पहले कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, इस बीकर में आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, अब आप बीकर में धीरे धीरे पानी डालिए, एक बैग मत डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊष्मा जनरेट होती है। ओके, अगर आप अचानक से पानी इसमें डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि वो हीट जनरेट, मतलब ऊष्मा जनरेट करती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी छुएगा, मतलब जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी छुएगा, पानी जैसे ही उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, बुलबुले उठना शुरू होगा, बुलबुले आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गर्म भाप उठने लगेगी, ये सारे चीज, मतलब बुलबुले भी बन सकते हैं और गर्म भाप भी उठ सकती है। तो इसीलिए बोले कि आपको इस अभिक्रिया को करने के लिए, मतलब इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको जब चूना आप लोगे तो उसमें पानी जो है वो धीरे धीरे डालना है, अचानक से नहीं डालना है, क्योंकि ऊष्मा जनरेट हो सकती है, वो आप उससे जल सकते हो। इसीलिए उसको सावधानी से धीरे धीरे डालना है, तब आप उसको देख पाओगे कि जैसे ही चूना पानी के संपर्क में आया तो बुलबुले उठने लगे, या फिर आपको बीकर जो है गरम लगेगा, गरम टच करने पे उसको आपको गरम लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी मतलब अभिक्रियाएं है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शंस भी है, इसीलिए ये दोनों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें साइंटिफिक विज्ञान क्या कहता है कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा छोड़ती है,
यह एक संयोजन अभिक्रिया भी है क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। और ये ऊष्माक्षेपी भी है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा छोड़ती है। जब ये अभिक्रिया होता है तो इसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस भी मतलब अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप बीकर टच करोगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा या फिर पानी के में बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसका रासायनिक समीकरण क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। एस का क्या मतलब? ठोस पदार्थ है। बोले थे आपको कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे इक्वेशन को मतलब समीकरण को और ज्यादा अधिक अधिक मतलब एड्रेसिव मतलब अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब चीज, ये सिंबल यूज किया जाता है, ये सांकेतिक सिंबल यूज किया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में रखा गया, एक सेकेंड रुकिए, सॉरी। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एस का क्या मतलब हुआ कि ये ठोस फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है। और वाटर क्या हुआ मतलब जल क्या है, वो एल का क्या मतलब हुआ लिक्विड फॉर्म में है। ये आपका रासायनिक समीकरण है इस क्रियाकलाप का। ठीक है, और ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और दूसरा नाम है इसका साल्ट लाइम, मतलब इंग्लिश में इसको साल्ट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये AQ का क्या मतलब हुआ? ये एक्वस फॉर्म में है इसीलिए, और साथ में क्या निकलता है? हीट निकलता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, इसका विस्तार से, जो आपको हमको होप है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को किससे हम अभिक्रिया कराए? जल से अभिक्रिया कराए। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल डाले धीरे धीरे, तो आपको क्या देखने को मिला? ये बुलबुले देखने को मिले। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऊष्मा जनरेट कर रही है, हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हीट जनरेट हुआ इसीलिए बुलबुले उठना शुरू हो गया। तो ये रिएक्ट मतलब ये आपस में अभिक्रिया किए, मतलब हीट जनरेट हुआ। तो इसी चीज को हम लोग कैसे देखें? इक्वेशन के तरह। ये किस तरह का अभिक्रिया हुआ? ये एक तरह का संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिकारक है और एक उत्पाद बन रहे हैं इसीलिए। और ये ऊष्माक्षेपी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस भी बोलेंगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चले। अच्छा, तो आज का क्लास यहीं तक था, और आज के क्लास के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए एक क्वेश्चंस है जो अभी इसी से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन आप फिर भी इसको अपने से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन है कि सफेदी की प्रक्रिया के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांत को विस्तार से समझाएं। यानी कि व्हाइट वॉशिंग जो होती है ना, आपके घर में देखे होंगे आप कि चूना की जो पोताई होती है, सफेदी, ठीक है, वो जो होती है, तो उसमें उस प्रक्रिया के पीछे छिपे क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो आपको विस्तार से समझाना है। और इसमें से निम्न बिंदु अवश्य शामिल करें। जैसे उपयोग किए गए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, उसमें क्या मतलब कौन से पदार्थ उसमें उपयोग हो रहे हैं, अभिक्रिया में हवा की क्या भूमिका है, ठीक है, बनने वाले उत्पाद का स्वभाव क्या है, फिर दीवारों में चमक आने का कारण क्या है, इस प्रक्रिया में मार्बल की रासायनिक शास्त्र का क्या संबंध है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स मतलब ये सारे बिंदु अवश्य आपके आंसर में, उत्तर में शामिल होने चाहिए। तो ये आप एक बार कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये बताएंगे, ये आने वाले क्लास के लिए क्वेश्चन है, ये अभी हम आपको बताए नहीं है आज के क्लास में, ये आने वाले क्लास के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो और अपकमिंग आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं, ये दोनों चीज पढ़ेंगे। मतलब अभी भी आपका संयोजन अभिक्रियाएं का सारा कवर नहीं हुआ है, ये आपको अगली क्लास में आपको डिटेल से और भी बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये सेम रहेगा, क्योंकि ये अभी तक हम लोग इतना दूर तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आप इसको ट्राई करते रहना, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस सब चीज को भी आप अपने से कोशिश करते रहना बनाने का। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।